चालू करें। चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन देखा था विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का के साथ तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करता है, जबकि बाकी जो तुम्हारे पास फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कैटेलिस्ट हो गया, ये सारी चीजें तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करते। बराबर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक तुम्हारा टेम्परेचर, और दूसरा मैंने बताया था किस चीज के ऊपर? स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोगों ने टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उस चीज को हम लोग ऑलरेडी क्योंकि देख चुके हैं। तो क्या देखा था हम लोगों ने? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन देखा था। वो क्या था? ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय, अगर ln में है तो तुम्हारे पास यहां पर r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 बराबर है। ओके, के इक्विलिब्रियम 2 एंड के इक्विलिब्रियम 1 इस एक्सप्रेशन के अंदर किसके बराबर हैं बेटा? T1 यहां पर तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर। T2 भी क्या है? टेम्परेचर। दोनों टेम्परेचर किसमें? इन केल्विन। और R तुम्हारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डेल्टा H इज हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बराबर है। चलिए अब देखिए यहां पर जो के इक्विलिब्रियम 1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। के इक्विलिब्रियम 1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। और के इक्विलिब्रियम 2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। और इस इक्वेशन को हमने बोला था वॉन्ट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ओके। इस रिएक्शन से हम लोगों ने कुछ सिग्निफिकेंस देखा था। कैसे? कि अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ अगर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करता है तो तुम्हारे पास जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन तुम्हारे पास कैसी होगी? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब हम ये बोल सकते थे कि तुम्हारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, जबकि इसका उल्टा किसके साथ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव है तो तुम्हारे पास देखो ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, मतलब तुम्हारे पास नीचे का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा और ऊपर का वैल्यू छोटा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू डिक्रीज करता है फॉर द केस ऑफ तुम्हारे इनके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने एक चीज और देखा था, क्या? कि अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए रिएक्टेंट्स से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो के इक्विलिब्रियम होता क्या है जनरली? तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर कोफिशिएंट से मैं मतलब नहीं रख रहा हूं। जनरल मेरे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो यही होता है कि ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम लोग अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज कब करेगा? जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज कर जाए और रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कर जाए, तभी तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब तुम्हारे पास जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट फेवरेबल, जो तुम्हारे पास रिएक्शन होगी वो प्रोडक्ट फेवरेबल होगी। बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं? प्रोडक्ट फेवरेबल होती हैं। हाँ है ना? ये मैंने कुछ कंक्लूजन्स बताए थे। देन तुम्हारे पास अगर के इक्विलिब्रियम, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बात करता हूं तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में? In case of exothermic reactions, K equilibrium decreases with increase in temperature. K equilibrium decrease करता है, इसका मतलब क्या है? कब डिक्रीज करेगा? जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज कर जाए और प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज कर जाए। बराबर है कि नहीं? तभी तुम्हारा K इक्विलिब्रियम का वैल्यू डिक्रीज करेगा। बराबर है? अगर प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है और रिएक्टेंट का अमाउंट तुम्हारे पास इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स फेवरेबल रिएक्शन है। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब इस रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होंगे कम इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट।
ओके, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम लोग बात करते हैं अगला फैक्टर, वो है तुम्हारे पास स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। हाउ डज द स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन? लेट्स सी। तो अब तुम्हारे पास अगला है स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री के साथ तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे अफेक्ट करता है। इसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले देखना, इसमें मैं पहली बात लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से सबसे पहले समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B। ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लेते हैं इसके लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? K1। कैन आई से इट? बिल्कुल कह सकता हूं। चलिए, इसका मतलब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। क्या मैं यही लिखूंगा? बोलो। बिल्कुल सही बात है। ओके, एक काम करता हूं, मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं। रिएक्शन को रिवर्स किया, इसका मतलब क्या है? अब तुम्हारे पास B रिएक्टेंट्स हैं और A तुम्हारे क्या है? प्रोडक्ट है। क्या? B रिएक्ट, अभी मैंने क्या किया? पहले तुम्हारे पास एक इक्वेशन था, एक रिवर्सिबल रिएक्शन A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। उसमें A रिएक्टेंट्स थे, B प्रोडक्ट थे। मैंने बोला उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1 और उसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। राइट नाउ आई हैड रिवर्स द इक्वेशन। तो इक्वेशन को जैसे ही रिवर्स किया तो अब तुम्हारे पास रिएक्टेंट कौन है? B, प्रोडक्ट कौन है? A। मान लेता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। बोल सकता हूं? ओके, तो K2 का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। बराबर है कि नहीं? अच्छा, K2 और K1 में क्या रिलेशन है? देखो, तुम्हारे पास आपस में इसके अंदर A का कंसंट्रेशन ऊपर में आ रहा है, इसमें नीचे में आ रहा है, तो तुम्हारे पास K2 जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? K1 का। तो ये मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आता है। अगर कोई भी तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, क्या कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तुम्हारे पास, अगर तुमको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, तो अगर उस इक्वेशन को तुम रिवर्स कर दोगे, क्या अगर तुमने उस रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो नया इक्वेशन आएगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? जो पहले इक्वेशन थी उसका रेसिप्रोकल। समझे कि नहीं? तो ये सबसे पहला पॉइंट लिखो। स्टोइशियोमेट्री से कैसे फर्क पड़ रहा है देखिए, अभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ऑन रिवर्सिंग एनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यह भी जरूरी है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग एनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन the equilibrium constant of new reaction become reciprocal of the previous या फिर ओरिजिनल रिएक्शन। जो ओरिजिनल रिएक्शन होता है, जहां से तुम जिसको रिवर्स करके तुमने इस रिएक्शन को ऑब्टेन किया है, उस जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा तुम्हारे पास नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए। इसको लिखना चाहे एग्जांपल लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट अब तुम्हारे पास सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए, अब देखो तुम्हारे पास ये कोई बैलेंस, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2B। देखो तुम्हारे पास मैंने जितने भी, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने जितनी भी रिएक्शंस दी ऑलरेडी बैलेंस करके दी। बराबर है कि नहीं? क्या जितनी भी मैंने केमिकल रिएक्शंस दी वो सारी की सारी बैलेंस करके दी थी, क्योंकि
तुम्हारे पास बैलेंसिंग करके देना। जैसे देख तुम्हारे पास एग्जांपल ये मैंने प्रीवियसली भी समझाया था कि N2 प्लस 3H2 इज 2NH3, ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये तुम्हारे पास 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3, ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कोई बोलेगा 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखो 1/3 N2, जिसका कोई हो सकता है कोई भी बोल दे कि मेरा तो लक्की नंबर ये है, तो मैं उससे, तो तुम्हारे पास हर बार देखो कॉफिशिएंट जो है उसका अफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको हमेशा रिएक्शन बैलेंस करके दी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो इसको आई होप ये चीज समझ गए होगे। अब देखिए मैंने क्या किया, यही तुम्हारे पास पहली केमिकल रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को एक तुम्हारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अब मेरे पास मैंने बोल दिया कि जो नया इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देता हूं K3। क्या मैंने क्या बोल दिया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। किसके बराबर लिखूंगा इसका एक्सप्रेशन? इसका एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ B का होल पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। हाँ है ना? इसको मैं थोड़ा सा अगर सुंदर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। तो देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A ये किसके बराबर है बेटा? K1 के। किसके बराबर है? K1। देन K3 वुड बी, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूं, K1 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, क्या मैंने किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को नहीं, मैं बार बार रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो क्या कि अगर मैं किसी भी मान लीजिए केमिकल इक्वेशन को अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या अगर मैं किसी इंटीजर से किसी भी नंबर से अगर मैं पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो नई इक्वेशन बनेगी, जैसे कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया इक्वेशन यही बना, बराबर है कि नहीं? तो जो नया इक्वेशन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? जो प्रीवियस जो तुम्हारे पास एक रिएक्शन थी मल्टीप्लाई करने से पहले, उसकी पावर, वो जो तुम्हारे पास नंबर है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास 2 हो गया। कोई बोलता सर 1/3 से आपने मल्टीप्लाई किया होता, ऐसे 1/3B, तो इसके लिए मैं क्या लिखता, मान लीजिए तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1/3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/3, राइट। इसी को मैं थोड़ा सा और सुंदर बना के कैसे लिख देता, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/3, और ये मेरे पास किसके बराबर होता, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A K1 के बराबर। तो देखो तुम्हारे पास जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया वो नंबर तुम्हारे पास पहले वाली जो रिएक्शन थी उसके पावर में चला गया। तो अब ये जो नई रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पहली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर जिस नंबर से तुमने मल्टीप्लाई किया है। तो देख रहे हो तुम्हारे पास स्टोइचियोमेट्री से कैसे तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट ये लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग any reversible chemical reaction, on multiplying any reversible chemical reaction, the equilibrium constant of new reaction, the equilibrium constant of new reaction become equal to equilibrium constant of previous reaction, equilibrium constant of previous reaction raised to RAISED raised to the number multiplied। जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हारा
उस किस में चला जाएगा बेटा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, आसान सा चीज है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है इसमें। एग्जाम्पल नोट करिए फटाफट। तो कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बोल सकते हैं क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा बहुत तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, आजकल थोड़ा सा काफी ट्रेंड हो गया है ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिक्स करके। आयनिक में भी तुम्हारा थोड़ा बहुत इसका यूज आएगा, थोड़ा कहीं कहीं पर हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमारे इसका यूज आएगा। तो थोड़ा सा उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी तुम्हारे पास रिएक्शन होते हैं उसके साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस हिसाब से चेंज होगा और उस किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड केस है अब हमारे पास। क्या, मान लीजिए तुम्हारे पास यही रिएक्शन है ए प्लस बी, ए कन्वर्टिंग इनटू बी है। एक काम करते हैं, मेरे पास एक और रिएक्शन है, वो क्या है, सी और डी इज इन इक्विलिब्रियम। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी। अब मेरे पास एक रिएक्शन है, सॉरी, ए प्लस सी और यहां पर है बी प्लस डी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मान लीजिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K4। अभी तक K3 तक वो बात हो गई। मान लीजिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, C इज इन इक्विलिब्रियम विथ D, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका K4। K4 का वैल्यू किसके बराबर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, राइट। तुमको ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन गिवन है, तुमको पूछा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लेते हैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, K5 के बराबर। ठीक है, तो K5 का एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, K5 का जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन सीखा है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C, राइट। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा सुंदर लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C। लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A किसके बराबर है, K1 के बराबर, और कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C किसके बराबर है, K4 के बराबर। तो बेसिकली मेरे पास जो ये K5 है वो किसके बराबर है, K1 इंटू K4, बराबर है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर हम दो तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस को अगर ऐड करते हैं, अगर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको पता है, तो जो मेरे पास नई रिएक्शन आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, जो रिएक्शंस हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। तो तुम्हारे पास जब दो रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शंस, ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शंस the equilibrium constant get multiplied, बराबर है। तुम्हारे पास जो नया रिएक्शन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तुम्हारी जो ओरिजिनल दो रिएक्शंस होंगी उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, तो देख सकते हो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। तो स्टोइशियोमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट है, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सबसे पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, अगर हमने उस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद जो मेरे पास नई केमिकल रिएक्शन आई, अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो वो किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास रिएक्शन था,
उसको हमने किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मेरे को इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, मैंने एक्सप्रेशन लिख करके दिखाया। तो देखा ध्यान से, तो तुम्हारे पास जो ओरिजिनल रिएक्शन था और उसकी पावर यहां पर जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर पावर में चला गया। तो यहां से हमने क्या पॉइंट देखा कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रिएक्शन आएगी नई, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जो पहले रिएक्शन थी उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या हो गया, तुम्हारे पास K1 की पावर 1/3, पहले वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्यूब रूट। यस और नो? तो ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा। थर्ड हमारे पास क्या था कि दो केमिकल रिएक्शन थी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको दिया था। फिर तुम्हारे पास एक नया केमिकल रिएक्शन है, जो कैसे बनाया, तुम्हारे पास फर्स्ट और उन दो केमिकल रिएक्शन को ऐड करके, जैसे कि देखिए A+C और B+D बराबर है कि नहीं। तो दो केमिकल रिएक्शन को हमने ऐड किया, तो उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो किसके बराबर आया, उन दोनों केमिकल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये है तुम्हारे पास स्टोइचियोमेट्री के साथ अफेक्ट किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके, चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस 4B इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2C। मैंने बोला इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 वो कितना, वो है तुम्हारे पास 100। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है इस बार, मैंने बोल दिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस K1 मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू है 100। एक और तुम्हारे पास रिएक्शन है, मैंने बोला उसको 3D इज इन इक्विलिब्रियम विथ 3E और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है वो कितना, 27। ओके, चलिए आपको निकालना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, पहला है तुम्हारे पास A+2B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। सेकंड आपको निकालना है तुम्हारे पास 2C इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2A प्लस 4B। ओके, देन आपके पास थर्ड है C इज इन इक्विलिब्रियम विथ A+2B। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। ओके, देखिए एक काम करो, साथ साथ में सोल्व करते जाओ, दिमाग लगाओ ज्यादा। देखो ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, इनमें कुछ करना नहीं है, आपको पेन नहीं उठाना है, बस बेसिक आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, बेसिक आईक्यू लेवल लगाने हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फोर्थ देखिए, फोर्थ है तुम्हारे पास 2A प्लस 4B प्लस 3D 2C प्लस 3E। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। फिफ्थ है आपके पास, तुम्हारे पास है 2A नहीं 2C या फिर सिंपल C प्लस E या फिर C प्लस 3D इज इन इक्विलिब्रियम विथ 3E प्लस 2A प्लस या फिर सॉरी A प्लस 2B। इस रिएक्शन के लिए सिक्स्थ आपके पास है E प्लस C is in equilibrium with D plus A plus
2b। ये कुछ 6 रिएक्शंस मैंने अलग अलग लिख करके दी हैं। इन 2 रिएक्शन से तुम्हारे पास मैंने अलग अलग ये कुछ 6 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस बनाई है, और इन हर एक रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैंने क्या किया, बस इन 2 रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, कैसे करेंगे? बेसिक एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल से अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास क्लियर होने के लिए ये एग्जांपल है। देखिए कैसे करेंगे। पेन नहीं उठाना है, ये ध्यान में रखना। क्या है तुम्हारे पास, a प्लस 2b और c, ये रिएक्शन को सोचना है। कहां से आया? ये तुम्हारे पास इस रिएक्शन से आया। इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? मैंने यहां पर जब इस रिएक्शन को मैं अगर 2 से क्या कर दूं, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई करूं? 1/2 से, या फिर मैं ये बोलूं 2 से डिवाइड कर दूं तो तुम्हारे पास, या फिर ये बोलूं 1/2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये फर्स्ट वाला रिएक्शन आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। क्या किया मैंने? 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम किसी भी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारे पास जो नया रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? जो पहले वाली रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी पावर में वो नंबर। तो ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? अभी जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, बस उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये किसके बराबर होगा? K1, और किससे मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा? 1/2 से। तो K1 की पावर 1/2 मतलब 100 की पावर 1/2, 100 का अंडर रूट मतलब 10। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 10। पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पूरा रिएक्शन लिख लिख करके देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो अगला एग्जांपल सेकंड वाला में क्या किया मैंने? 2c 2a प्लस 4b। ये कैसे आया? ध्यान से अगर मैंने देखा तो पहले वाली जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को एग्जैक्टली उल्टा कर दें तो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है कि नहीं? अगर ये, अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा करने पर ये रिएक्शन आया। रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो तुम्हारे पास नया रिएक्शन होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? पहले वाली रिएक्शन का रेसिप्रोकल। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, मतलब 1/K1। बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास 1/100। K1 का वैल्यू इज 100। पूरा पेन उठा के करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला है तुम्हारे पास C इज इन इक्विलिब्रियम विथ A प्लस 2B। अब इस रिएक्शन को हमने कहां से कैसे ऑब्टेन किया? सबसे पहले इस रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया होगा? इसको रिवर्स किया। इस रिएक्शन को रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद फिर तुम्हारे पास ये रिएक्शन आया। फिर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया, तब तुम्हारे पास ये रिएक्शन आया। तो ये रिएक्शन ऑब्टेन कैसे होगा? पहले इस रिएक्शन को उल्टा करो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने 2 स्टेप एक साथ किए। तो ये जो नया रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर? क्योंकि पहले हमने उल्टी की उस रिएक्शन को, मतलब उस तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो गया। फिर हमने क्या किया? तुम्हारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब वो तुम्हारे पास नंबर किस में चला जाएगा? पावर में। तो तुम्हारा ये आंसर आ गया। ये जो नई रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 की पावर 1/2, मतलब 1/100 की पावर 1/2 मींस 1/10। समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट को देखिए ध्यान से, खुद से अभी इमेजिन करिए। बेसिक आईक्यू वाले क्वेश्चन है, समझ सकते हैं ना? क्या है? 2a प्लस 4b प्लस 3d प्लस 2c प्लस 3e। ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन हुआ? फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। जब हमने इन दोनों रिएक्शन को जब हमने डायरेक्टली ऐड किया होगा तब तुम्हारे पास ये रिएक्शन आया। सही बोल रहा हूं क्या? जब मैंने इन दोनों रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड किया तब मेरे पास ये रिएक्शन आया। तो जब हम 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो नया रिएक्शन होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? जो पहले की इक्विलिब्रियम, जो दोनों रिएक्शन हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा किसके बराबर होगा? K1 और K2 का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा? 2700। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है,
मतलब पूरा ऐसे सोल्व कर करके देखने की जरूरत नहीं है जैसे हम लोग बार बार कर रहे थे। ये वाली रिएक्शन को देखिए, फिफ्थ वाली रिएक्शन क्या है, C+3D। तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में कौन है, C, उसका कोफिशिएंट 1 है, 3D। C तुम्हारे पास पहली वाली रिएक्शन में है ना। इस रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तुम्हारे पास सबसे पहले इस रिएक्शन को उल्टा करो, इस रिएक्शन को सबसे पहले उल्टा करें, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ ऐड करें, तब तुम्हारा जाकर के ये वाला रिएक्शन आया। क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन को पहले उल्टा करो, फिर इन दोनों को ऐड करो। जैसे उल्टा करोगे, सॉरी, इन दोनों रिएक्शन को पहले मैंने क्या किया, पहले इस रिएक्शन को उल्टा किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ गया, ये वाला रिएक्शन आएगा उल्टा करने के बाद और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर मैंने क्या किया, इस रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम्हारे पास कितने स्टेप हुए यहां पर, 3। कौन कौन से स्टेप हुए, सबसे पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, रेसिप्रोकल। फिर उसको मैंने 1/2 से क्या किया, तुम्हारा मल्टीप्लाई किया, तो पावर उसके पावर में चला गया 1/2। फिर मैंने क्या किया, इस वाले रिएक्शन के साथ ऐड किया, तो ऐड करने से तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इनटू K2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो 1/K1 मतलब 100 की पावर 1/2 मतलब √100 इंटू 27, तो 27/10 मतलब 2.7, राइट। ओके, आसान है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट में तुम्हारे पास क्या है, E+C। E और C हमारे को रिएक्टेंट साइड में चाहिए। तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, C और E। यहां पर कोफिशिएंट 2 है, यहां पर कोफिशिएंट 3 है, यहां पर दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। तो सबसे पहले कैसे करना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों रिएक्शन को, इसको पहले उल्टा करो। क्या करेंगे, इसको उल्टा किया, फिर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन को मैंने क्या किया, उल्टा किया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया। एक साथ मैंने यहां पर कई प्रोसेस किए। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ, पहले वाली रिएक्शन को उल्टा, मतलब उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो 1/K1। फिर मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, तो उसकी पावर में 1/2। फिर क्या किया, 3D, तुम्हारा जो सेकेंड रिएक्शन है उसको भी मैंने उल्टा किया, तो जो तुम्हारे पास, फिर मैंने उसके साथ ऐड किया, तो तुम्हारे पास देखो 1/K2 की पावर 1/3। समझ सकते हैं क्या, डायरेक्टली समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, तुम्हारे पास एक एक स्टेप सेम है। डायरेक्टली तुम्हारे पास देखो E+C, E वाला रिएक्शन कहां पर है, यहां पर मैंने नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिक समझने वाली चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, बेसिक IQ लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन ये वाली रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन करना है, जो गिवन रिएक्शंस हैं उनसे, बस यही तुमको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारे पास स्टोइशियोमेट्री के साथ इसका वेरिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो तुम्हारे कई बार जेईई में पूछे जा चुके हैं। आई होप यहां तक तो समझ में आया हो, तो नोट करो फटाफट, देखिए नोट कर लिया होगा। चलिए इसके ऊपर बेस्ड जैसे छोटा सा एग्जांपल है। जैसे देखिए तुम्हारे पास सामने 3 रिएक्शंस लिखी हुई हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है K1। B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C, तुम्हारे पास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, एंड C इज इन इक्विलिब्रियम विथ D एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K3। You have to determine the equilibrium constant of the reaction A is in equilibrium with D। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, मान लीजिए K4 है, इसका वैल्यू निकालना है K1 K2 K3 के टर्म में। हो सकता है क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाए, तो बस क्वेश्चंस में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो कैसे सोचोगे, थॉट प्रोसेस, हमको क्या है, A चाहिए फाइनल इधर साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और D इधर प्रोडक्ट साइड में। केवल A और D आने चाहिए इस रिएक्शन में, जो फाइनल रिएक्शन है उसमें A और D
विथ कॉफिशिएंट 1 आना चाहिए। ए कहां पर है? पहले वाली रिएक्शन में। उधर में किस साइड में है? रिएक्टेंट साइड में। तो मेरे को उधर ही चाहिए। डी किधर है? इधर। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं? ए और डी को लाने के लिए पहले वाली रिएक्शन को अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 1, मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 2 और मैं इसको बोलूं इक्वेशन 3, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? देखो, ए प्लस सी इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी प्लस डी। हाँ है ना? अब मेरे को देखो ए और डी जो चाहिए वो तो आ गए, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? सी और बी। इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या है? देखो तुम्हारे पास दूसरा रिएक्शन है बी और सी, उसमें जो दूसरा रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट है बी वो किधर में है? इधर रिएक्टेंट साइड में, यहां पर प्रोडक्ट साइड में। तो मैं क्या करूं? फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों रिएक्शन को अगर मैं एक साथ ऐड कर दूं, बस यहां पर बेसिक आईक्यू लगाना है कि किसको मल्टीप्लाई करें, किसको डिवाइड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें। बस सब्ट्रैक्ट करने का मतलब उससे रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ओके, चलिए। तो देखो जैसे ही मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ये देखो प्लस बी और इधर में प्लस सी, ये बी से बी क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो फाइनल मेरे पास क्या बचेगा? ए और डी। क्या यही बचेगा? ठीक है, मेरे को यही चाहिए था, है ना? तो ये वाला जो रिएक्शन है मेरे पास वो कैसे आया? जब मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड करूं। तो अगर मैं तीन रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड करता हूं तो रिएक्शन को ऐड करने से क्या होता है? उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो जो K4 होगा वो किसके बराबर होगा? सिंपल K1 इंटू K2 इंटू K3। समझा कि नहीं? ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, हमको फोकस किस चीज पे करना है कि जो फाइनल रिएक्शन हमको चाहिए वो कैसे आ सकती है फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, उस चीज को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बस इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने देखा कि तीनों को अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तो देखो सी से सी कट रहा है, बी से बी कट रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है? ए और डी। और हमने ऐड किया, ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो तुम्हारे पास K1 K2 K3 के बराबर होगा जो नया रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। अपने से सॉल्व करो, पॉज करो और अपने से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि कैसे। तुम्हारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, ये तीन रिएक्शंस हैं, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 का फॉर्मेशन होता है। N2 प्लस O2 results in the formation of 2NO and it's in equilibrium with NO, and similarly H2 plus half O2 is in equilibrium with H2O, and they are given with their equilibrium, respective equilibrium constant K1, K2 and K3. You have to determine the equilibrium constant of this reaction. 2NH3 plus 5/2O2 is in equilibrium with 2NO plus 3H2O. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। अब तो यहां पर हमको तो डायरेक्टली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब यहां पर क्या करना है? बेसिक आईक्यू लगाना है, बेसिक मैथ जो हमने कि किससे मल्टीप्लाई करें, किसको रिवर्स करें, बस वही सब करना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे को क्या क्या चाहिए फाइनल रिएक्शन में? NH3 किधर साइड में? रिएक्टेंट साइड में, विथ कॉफिशिएंट कितना? 2। मेरे को यही रिएक्शन चाहिए, कॉफिशिएंट कितना चाहिए? 2। ओके, NH3 कौन सी रिएक्शन में है? इस रिएक्शन में, लेकिन ये किधर में है? किधर में है? प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? इसको NH3 को अगर रिएक्टेंट साइड में लाना है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2 प्लस 3H2। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? 1/K1, क्योंकि इसको रिवर्स करते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो गया? उसका रेसिप्रोकल। ओके ओके, देन मेरे को NO भी चाहिए। क्या चाहिए? NO भी। NO मेरे को कितने कॉफिशिएंट के साथ चाहिए बेटा? ध्यान से देखो, 2NO। मेरे को क्या चाहिए? 2NO। ओके, ये रहा 2NO, है कि नहीं? प्रोडक्ट साइड में कॉफिशिएंट के साथ ही है। तो मेरे को क्या करूं? NH3 भी है, NO भी है, तो मैं क्या करना चाहिए? मेरे को डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दूं। तो एक काम करता हूं, ये जो रिएक्शन है
एक काम करता हूं, इसको मैं इक्वेशन 4 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं और इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं। तो मैंने क्या किया, पहले वाली रिएक्शन को जो रिवर्स मैंने लिखी थी, जो इक्वेशन 4 है उसको मैंने किसके साथ ऐड कर दिया, इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 4 और 2 को ऐड करने पर क्या बनेगा, 2NH3 प्लस N2 प्लस O2 किसमें, 2NO प्लस N2 प्लस 3H2। देखो N2 और N2 कैंसिल हो गए, तो देखो फाइनल रिएक्शन में हमको N2 चाहिए भी नहीं, अननेसेसरी भी कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, 2NH3 जो हमको रिक्वायर्ड था वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2NO आ गया, बराबर है, ओके। अभी तक ऑक्सीजन मेरे पास वहां पर कितना है, 5/2, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1, और 5/2 लाने के लिए मेरे को अभी कितना और ऐड करना है इसमें, 5/2 मतलब 2.5, तो 1.5 मेरे को और ऐड करना है, 1.5 मतलब 3/2। तो एक काम करते हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं क्या करूं, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है और देखो यहां पर 3, यहां पर हाइड्रोजन है, और मेरे को फाइनल रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं चाहिए, और यहां पर हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो मैं क्या करूं, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों रिएक्शन के साथ ऐड कर दूं। तो साथ में मैं काम कर रहा हूं, यहीं पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 को ऐड कर रहा हूं। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो तुम्हारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, साथ में 3H2 प्लस 3/2O2, हाँ है ना, और इधर में क्या आ जाएगा, साथ में 3H2O। ध्यान से देखना, H2 और H2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब फाइनल रिएक्शन में कौन कौन बचा, 2NH3 प्लस O2 प्लस 1O2 प्लस 3/2O2 कितना हो गया, 5/2O2, ये आ गया मेरे पास 5/2O2। ओके, फिर साथ में लास्ट में क्या बचा, प्रोडक्ट साइड में 2NO प्लस 3H2O। क्या मेरे पास फाइनल रिएक्शन मेरे को यही चाहिए, बिल्कुल। तो क्या क्या मैंने चेंजेस किए इसमें, इस रिएक्शन को लाने के लिए मैंने क्या क्या तिकड़मबाजी की इन तीनों रिएक्शन में। सबसे पहले जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन भी कहां से आया था, फर्स्ट रिएक्शन को रेसिप्रोकल करने पर। तो तुम्हारे पास फोर्थ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1, मैंने फिर इसको सेकेंड रिएक्शन के साथ क्या किया, ऐड किया, सिंपल सेकेंड रिएक्शन से ऐड किया। तो सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू थर्ड रिएक्शन को भी मैंने ऐड किया, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले जब किसी भी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर क्या चला जाता है उसकी पावर में, तो इनटू K3 की पावर 3। तो मेरे पास जो फाइनल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3 किसके बराबर आ गया, K2 इंटू K3 की पावर 3 अपॉन K1। समझे कि नहीं, आसान है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो गिवन है, दो केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस गिवन है। वो क्या है, CuO सॉलिड प्लस H2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद Cu सॉलिड प्लस H2O गैसियस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन है कितना, K1। दूसरा तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K2। ओके, तुमको इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है क्या, जो CO2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CO प्लस H2O। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K3, और ये आपको पूछा है। तो कैसे करोगे, खुद से दिमाग लगाओ कि जो मेरे पास रिएक्शन है, दिमाग लगाओ कैसे लगाओगे, कि जो फाइनल रिएक्शन है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, और मेरे को बस वही चाहिए, उसके अलावा कोई और रिएक्शन में दिखना नहीं चाहिए। कैसे हटाना है, बस क्या उस वही तिकड़म लगानी है, बस बेसिक, ठीक है, बेसिक IQ वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्या क्या चाहिए मेरे को, देखो ध्यान से, मेरे को रिएक्टेंट साइड में CO2 चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए।
CO2 और हाइड्रोजन कहां कहां पर आ रहे हैं? CO2 तुम्हारे पास आ रहा है सेकेंड रिएक्शन में, और वो भी कहां पर? प्रोडक्ट साइड में। क्या? CO2 प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, और हाइड्रोजन पहले वाले रिएक्शन में आ रहा है रिएक्टेंट साइड में। आ रहा है कि नहीं? कॉफिशिएंट कितना है? मेरे को 1 कॉफिशिएंट, मेरे को क्या चाहिए? 1 कॉफिशिएंट के साथ चाहिए। यहां पर भी क्या है? कॉफिशिएंट 1 के साथ है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और मेरे को क्या चाहिए? साथ में CO चाहिए और H2O चाहिए। तो पहले इन दोनों को ऑब्टेन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस सेकंड वाली रिएक्शन को सबसे पहले उल्टा करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर उसके साथ फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, एक साथ कर रहा हूं, बेसिक समझना। क्या किया मैंने? फिर से बोल रहा हूं, सेकंड वाली रिएक्शन को पहले मैंने उल्टा किया। क्यों? CO2 यहां पर प्रोडक्ट साइड में है, मेरे को किधर चाहिए? मेरे को किधर चाहिए? रिएक्टेंट साइड में। समझे कि नहीं? तो मैंने क्या किया? पहले इस रिएक्शन को रिवर्स किया, फिर फर्स्ट वाली रिएक्शन के साथ ऐड किया। ध्यान से सुनना है, 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूं। इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं और इसको ऐड कर रहा हूं। तो देखना क्या होगा। इसको रिवर्स करके ऐड करता हूं तो CO2 प्लस Cu सॉलिड प्लस CuO सॉलिड प्लस H2 गैस, क्या क्या मिलेगा? Cu सॉलिड प्लस H2O गैस, साथ में CuO सॉलिड प्लस CO गैस। बराबर है कि नहीं? ध्यान से देखो, तो CuO से CuO कैंसिल हो गया, दोनों साइड में बराबर है। Cu सॉलिड से क्या कैंसिल हो गया? Cu सॉलिड। फाइनल रिएक्शन क्या बचा? CO2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ CO प्लस H2O। क्या मेरे को यही फाइनल रिएक्शन चाहिए? बिल्कुल। तो कैसे ऑब्टेन हुआ? 2 स्टेप किए मैंने। सबसे पहले इसको उल्टा किया, फिर दोनों को ऐड किया। तो सबसे पहले रिएक्शन को उल्टा करने से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो तुम्हारे पास जो K3 होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। तो 1/K2। फिर दोनों को मैंने क्या किया? ऐड किया। तो तुम्हारे पास इनटू K1। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? सिंपल K1/K2। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू को उठा के रख दो। कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है बुकलेट में जितने भी हैं उन सबको लगा लीजिए। एक्सरसाइज में तुम्हारे पास 1 में 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने वांट ऑफ इक्वेशन टेम्परेचर वाले रिलेशन देखा था, डेल्टा H और T तुम्हारे पास ln K1 K2 वाला, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। और फिर हम लोग लास्ट जो टॉपिक है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसके ऊपर बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट। तो लेक्चर चलो एक छोटी चीज और पढ़ लेते हैं, लेक्चर फिनिश करें उससे पहले। सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए ध्यान से, बिल्कुल बस 5 मिनट का टॉपिक है, वो ज्यादा है नहीं। देखो, सिग्निफिकेंस के अंदर तुम्हारे पास 2 वैल्यू आती है कि अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। पहला आता है के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब क्या है कि के इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा कितना? हम लोग जनरली मान के चलते हैं कितना? 10 की पावर 3 से बड़ा हो। क्या? 10 की पावर 3 से बड़ा हो। ये चीज क्या सिग्निफाई करता है? क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो, मतलब 10 की पावर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? और दूसरा तुम्हारा देखेंगे कि अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो? बहुत छोटा हो, के इक्विलिब्रियम इज वेरी लो। इसका मतलब क्या है? वेरी लो इसका मतलब क्या? 10 की पावर -3 की वैल्यू से अगर छोटा है के इक्विलिब्रियम, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? और उससे हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, क्या समझ सकते हैं रिएक्शन के बारे में? और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? देखिए, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा है,
इसका मतलब क्या, ध्यान से एक बेसिक समझना। मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, जनरल एक्सप्रेशन में यही लिखता हूं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ है ना। अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू कम होगा, बराबर है कि नहीं। क्या के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10⁻³ से बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे पास, और जो के इक्विलिब्रियम होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, राइट। और बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट, क्योंकि वो ऊपर में है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होगी, तभी तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू काफी हाई आएगा, है ना। प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो लगभग प्रोडक्ट की, तुम्हारे ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। प्रोडक्ट को फॉर्मेशन का जो फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा ज्यादा फेवरेबल है, बराबर है कि नहीं। अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट जितना रिएक्टेंट है, क्या ऑलमोस्ट जितना रिएक्टेंट है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया ऑलमोस्ट, मैंने कंप्लीट वर्ड क्यों यूज नहीं किया। मैं ये भी वर्ड यूज कर सकता था कि कंप्लीट तुम्हारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया कि ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इसमें दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं। कैसी रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती, मतलब उसमें किसी भी चीज का अमाउंट जो है, रिएक्टेंट्स का अमाउंट कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, भले ही वो बहुत कम अमाउंट हो, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर यह किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, के इक्विलिब्रियम का बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल, रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल, या फिर मैं बोलूं कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स, almost all the reactants get converted into products, get converted into products। बेसिक समझ रहे हैं। अगर मैं बेटा इसी को स्टेबिलिटी से समझाऊं, तो स्टेबिलिटी से कैसे समझेंगे कि अगर तुम्हारा लगभग सारी रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट्स का सारा अमाउंट, ऑलमोस्ट अगर तुम्हारा का सारा अमाउंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अब जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा किधर से किधर जाती है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, है ना। तो तुम्हारे पास इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उनका स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। तो उससे तुम क्या बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, बराबर है कि नहीं। ओके, अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत कम हो, मतलब 10⁻³ से छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, तब तुम्हारे पास क्या क्या तुम उस चीज से बता सकते हो कि तुम्हारे पास वो जो रिएक्शन है, अब ये तो हम नहीं बोलेंगे कि रिएक्टेंट फेवरेबल है, रिएक्टेंट फेवरेबल बोल देंगे तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, टेक्निकली ये वर्ड गलत हो जाएगा कि रिएक्टेंट फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो तुम्हारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही रिवर्सिबल रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग अगर बात यहां पर जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या, कि तुम्हारे पास इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट्स। तुम्हारे रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत छोटा है, ये कब होगा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत छोटा कब होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
ये वैल्यू बहुत छोटा कब होगा? जब रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो, मतलब रिएक्टेंट्स तुम्हारे पास ज्यादा अमाउंट में हो, मतलब बहुत ही कम अमाउंट रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तभी तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? के इक्विलिब्रियम 10⁻³ से अगर छोटा है, वो इस चीज को सिग्निफाई करता है कि जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है वो उनका बहुत कम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। समझे कि नहीं? इसको फटाफट नोट करिए। चलो इसके ऊपर एक बेसिक, बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, मैंने तुमको तुम्हारे सामने 4 रिएक्शंस लिखी हैं, इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस लिखी है। रिएक्शंस क्या है ध्यान से देखना। तुम्हारे पास 4 अलग अलग ऑक्साइड हैं ए बी सी डी के। पहला ऑक्साइड है AO, वो किसमें टूट रहा है? देखो यहां पर ऑक्साइड टूट रहा है किसमें? हाफ A2 में प्लस हाफ O2 में, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 5 × 10⁵। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास सेकंड तुम्हारा जो ऑक्साइड है, दूसरा ऑक्साइड किसी एलिमेंट का, BO कोई ऑक्साइड है, ABCD कोई भी तुम्हारे पास हो सकते हैं, तो BO तुम्हारे पास ऑक्साइड है, उसका वो भी क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। तीसरा तुम्हारे पास ऑक्साइड है, वो भी डिसोसिएट हो रहा है, उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। चौथा ऑक्साइड है, फोर्थ ऑक्साइड, उसका भी डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। तुमको कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, तुमको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड किसका है और सबसे तुम्हारा लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड किसका है। अब कैसे बताओगे इस चीज को? यहां पर हमारा रोल आता है जो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है उसका। अगर ऑक्साइड, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्साइड टूट रहा है। अगर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो तुम्हारे पास वो टूटेगा नहीं, है ना? है ना? मतलब उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, जो ऑक्साइड है उसका अमाउंट ज्यादा होगा कंपेरिजन टू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में। अगर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट, जो क्योंकि ऑक्साइड टूट रहा है ना, तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेरिजन टू प्रोडक्ट, मतलब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कम होगा। बराबर है कि नहीं? और अगर ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है तो वो बड़े आसानी से टूटेगा, मतलब बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं? अगर बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो ऑक्साइड उतना कम स्टेबल। बराबर है कि नहीं? बोल सकता हूं ना मैं कि जो जिस ऑक्साइड के लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो ऑक्साइड उतना तुम्हारा लेस स्टेबल, और जिस ऑक्साइड के लिए यहां पर जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जितना कम, वो ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल। अब तुमको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे कम वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो किसके लिए है? ए के ऑक्साइड के लिए। तो तुम्हारे पास यहां पर मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो तुम्हारे पास जो ए का ऑक्साइड है AO, वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है। ओके, फिर तुम्हारे पास कौन है? देखो 10⁻12, तो दूसरा जो B का ऑक्साइड है उसके बाद वो स्टेबल है। फिर तुम्हारा C का ऑक्साइड CO, फिर D का ऑक्साइड DO। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? CO, और सबसे कम स्टेबल कौन है? DO। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टेबिलिटी बताइए, तो वो कहां से बता पाओगे? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज से। तो वो तुमको समझ में आना चाहिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है उसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? उससे का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ज्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब वो तुम्हारा रिएक्शन जो है बहुत ही कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसमें रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया।